गुड इवनिंग बच्चों। अभी भी सब पीडीएफ ही मांग रहे हैं। तो कल जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म आप लोगों का शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे चेंजेस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और इसके बाद फिर टेक्निकल रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में शुरू किए गए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि जो न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, और फिर सभी बच्चों को गुड इवनिंग। उसके बाद अभी जो पिछले साल 2020 में 3 बिल आए, जिसको एक बहुत मेजर रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी भी जिस पर हुई, तो उस पर भी हम एक नज़र मारेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, क्या उस किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और किसान क्यों डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो लागू होगा तो उससे देश का क्या नुकसान होगा। और ये जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल है, ये 2020 का, ये मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्री के लिए, क्योंकि ये सितंबर के बाद आया था। तो इसकी आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो प्री में पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स में, खास तौर से जो इससे रिलेटेड जो बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें देखेंगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो 2020 में किया गया, जिसके अंतर्गत ये 3 बिल आए, कायदे से तो 2 बिल आए, एक तो केवल अमेंडमेंट था। तो देखेंगे कि इन सारी चीजों में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, और जो न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी शुरू की गई थी 2000 में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। और 2020 तक, चूंकि उसको लागू करने की बात थी कि उसे 2000 से 2020 तक, 2 दशक तक उसे लागू किया जाएगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उससे किसानों की हालात में क्या सुधार हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई 2000 में, ये पॉलिसी विशेष रूप से इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये पॉलिसी जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसके बाद आई थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई थी, लेकिन जैसा आपको कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि 1995 में WTO के आने के बाद से बहुत इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और सरकार को फिर ये न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है वो लानी पड़ी। बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई, क्योंकि कुछ लोग आलोचना कर रहे थे कि सरकार जो है WTO के दबाव में काम कर रही है, और जिस तरह जैसे आज र्यूमर फैला हुआ है, अगर इन दोनों पॉलिसीज को आप देखेंगे तो दोनों पॉलिसीज में, अगर आप 2000 के समय के अखबार उठा करके देखें, अगर कभी आपको कहीं से बैकडेट में मिले, तो आप देखिएगा कि जिस तरह के र्यूमर्स आज 2020 के लिए हैं, उस रिफॉर्म के लिए, आज से 20 साल पहले ठीक इसी तरह से जब नई कृषि नीति आई थी सन 2000 में, तब भी उससे पहले इसी तरह की बहुत सारी चर्चाएं थी। विपक्ष आलोचना करता था, वो विपक्ष जो आज जो है सत्ता में है। तो इस तरह की चीजें राजनीति में होती रहती हैं, लेकिन उस समय भी इसी तरह के र्यूमर्स थे कि अगर ये चीजें लागू हो गई, सरकार WTO के अंडर में काम कर रही है, सरकार सब चीजों पे सब्सिडी खत्म करने वाली है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने वाली है WTO के दबाव में। तो इस तरह की बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन 20 सालों में देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो अफवाहें सिर्फ अफवाहें थी। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये भी है कि जब इस तरह से विपक्ष दबाव बनाता है तो सरकार को भी उसके सामने झुकना पड़ता है, और वो उसमें अमेंडमेंट लाती है या फिर उसको थोड़ा सा प्रिक्योर करने की कोशिश करती है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी नई कृषि नीति थी जो 2000 में सन 2000 में आई थी, उसमें क्या-क्या चीजें थी। तो इसकी खास बात ये थी, ये जो नई कृषि नीति आई थी, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नई कृषि नीति आई थी, ये 28 जुलाई 2000 में लाई गई थी। 28 जुलाई 2000 में इसे लाया गया था और बहुत दिनों से इसका इंतजार हो रहा था, बहुत दिनों से इसका फॉर्मेट बनाया जा रहा था, सरकार बना रही थी और इसको बना करके लाने के लिए बड़ी लंबी प्रतीक्षा भी सरकार को करी सरकार ने। और जब ये लाई गई थी तो इसका जो टारगेट रखा गया था वो आगे आने वाले 2 दशक यानी 2020 जो पिछले साल कोविड में पूरा हुआ, 2020 तक का इसका टारगेट रखा गया था। और ये कहा गया था कि जो इसमें टारगेट्स हैं वो टारगेट्स अचीव किए जाएंगे। और खास तौर से ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नीति आई थी ये नीति जो आई थी, ये डब्ल्यूटीओ के जो मसौदे थे, डब्ल्यूटीओ के जो समझौते थे, उसको ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। बहुत सारी चुनौतियां थी क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने इतने सारे नियम बना दिए थे कृषि क्षेत्र के लिए खास तौर से। तो इन नियमों को ध्यान में रखकर ही जो डब्ल्यूटीओ के नियम थे, विश्व व्यापार संगठन के जो नियम थे, उन नियमों के कारण ही कृषि क्षेत्र के समक्ष इतनी सारी चुनौतियां आ गई थी कि जिसकी वजह से ये कृषि नीति उस समय तैयार करने की आवश्यकता पड़ी थी। और इस कृषि नीति का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि घरेलू मांग जो है, जो डोमेस्टिक डिमांड है खाद्यान्नों की, उसको पूरा करते हुए जो कृषि उत्पाद हैं, जो फार्म प्रोड्यूस हैं, उनको निर्यात करने में ज्यादा से ज्यादा उनको निर्यात किया जाए। क्योंकि सरप्लस काफी हद तक ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से काफी हद तक सरप्लस देश में था और उसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत थी। लेकिन समस्या वही थी कि इतनी सारी पाबंदियां थी उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो इसीलिए ये नई एग्रीकल्चरल पॉलिसी लाई गई, जिसमें जो पहला पॉइंट रखा गया था वो ये था कि जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो 4% से ज्यादा हो हर हालत में, यानी 4% से ज्यादा ग्रोथ रेट रखी जाए। इसके अलावा जो दूसरा इसका उद्देश्य था जो मिट्टी, पानी और जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको इन सब संसाधनों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके, इस तरह के प्रावधान किए जाएं कि जिससे देश जो है, जो उसके पास सॉइल कंजर्वेशन, जो वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि आपको बताया था कि ये सारी समस्याएं शुरू हो गई थी देश के सामने। जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के दुष्परिणाम की वजह से बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही थी, जैव विविधता को बहुत अफेक्ट हो रहा था, सॉइल भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। तो इसको दूर करने के लिए, ये ध्यान करने के लिए कि ये सारे टारगेट जो हैं वो प्राप्त किए जाएं, इसी के लिए फिर ये नई कृषि नीति लाई गई थी। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट था वो कि क्या प्राप्त करना, कि डेवलपमेंट तो हो, समानता तो हो, लेकिन विकास तो हो, लेकिन विकास कैसा हो, जो समानता के साथ हो। ग्रोथ विद इक्वालिटी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो अवधारणा थी वो यहीं से आई थी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ सेक्टर है, उन सबको साथ में लेकर के डेवलपमेंट किया जा सके, क्षेत्रों का भी विकास हो। जो जैसा अभी उसमें दुष्परिणाम में डिस्कस किया था कि इंटर रीजनल वेरिएशन बहुत तेजी से बढ़ गया था हरित क्रांति की वजह से। तो इसी वजह से ये पॉलिसी उसके रेमेडी के रूप में लाई गई कि इसमें जो किसान जो पिछड़े हुए हैं उनका भी विकास हो सके, और जो सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, उनका भी विकास हो सके। इसके बाद जो अगला उद्देश्य था इस नीति का वो ये था कि आर्थिक विकास और भूमंडलीकरण जो हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है नए रिफॉर्म में, इकोनॉमिक रिफॉर्म में,
उनसे जो चैलेंजेस डेवलप हो गए हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर। केवल जो घरेलू डिमांड तो बढ़ी ही है, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ घरेलू मांग भी बढ़ गई थी, क्योंकि जनसंख्या भी सन 2000 तक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो घरेलू मांग को भी पूरा कर सके और साथ साथ जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फायदा तभी हो सकता था जब एक्सपोर्ट सेक्टर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो आगे बढ़ सके। तो इसके लिए अगला था कि विकास, अगला जो पाने की कोशिश की गई थी वो विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ इस तरह से मिक्स किए जाएं कि जिससे आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से जो ग्रोथ है वो हो सके और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ये पढ़ेंगे इसके बारे में, खासतौर से जो एक एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नई कृषि नीति जो 2000 में आई थी उसको रेनबो रिवोल्यूशन भी कहा गया। इसको जो डिस्क्राइब किया गया तो ये कहा गया कि ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है, जो इससे पहले जो पॉलिसी थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, लेकिन अब जो पॉलिसी आएगी वो पॉलिसी केवल ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होगी बल्कि रेनबो रिवोल्यूशन होगी और इंद्रधनुषी क्रांति होगी। और इंद्रधनुषी क्रांति इसीलिए उसको कहा गया, इंद्रधनुषी क्रांति उसे इसीलिए उसमें कहा गया क्योंकि उसमें बहुत सारी जो क्रांतियां थी उनको इन्वॉल्व किया गया। और इन क्रांतियों में जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन तो शामिल था ही था। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा हम देख रहे हैं कि किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद एक और क्रांति इसमें शामिल की गई, पीली क्रांति, यानी येलो रिवोल्यूशन। और येलो रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत किसको रखा गया, तिलहनों को, ऑयल सीड्स, क्योंकि उस समय तक हम जैसा आपको बताया था कि इतना खाद्यान्न उत्पादन होने के बाद भी दलहन और तिलहन में सरकार बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी। जो एडिबल ऑयल्स थे उनको बहुत ज्यादा बाहर से मंगाना पड़ रहा था। इसलिए इस नई कृषि नीति में ये व्यवस्था की गई कि येलो क्रांति भी लाने का प्रयास किया जाएगा। और इस येलो क्रांति में ऑयल सीड्स जो हैं उनको, तिलहनों को की बुआई, उनका एरिया बढ़ाना, उनके उत्पादन को प्रेरित करना किसानों को, और ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी। तो इसका जो फोकस था वो पीली क्रांति पर था। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला था श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन। और ये जो श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन था, आपको जैसा पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पूरा कहा जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें फिशरीज भी आती है, एनिमल हस्बेंड्री यानी जो पशुओं का पालन है, पशुपालन भी उसके अंतर्गत आता है, मछली पालन भी उसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हैचरी, अंडा पालन, मुर्गी पालन, जो पोल्ट्री वगैरह है वो सबके सब इसी के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ये टारगेट रखा गया कि दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे, क्योंकि ये सारी चीजें इस बात को ध्यान में रख के की गई थी कि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, क्योंकि हरित क्रांति के बाद भी इतने वेरिएशन हो गए थे जिसके परिणाम स्वरूप आय की असमानता लगातार बढ़ती जा रही थी। इसमें फिर एक और क्रांति जो ब्लू रिवोल्यूशन था, ये सारे ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न में ये सब पूछे जाते हैं कि नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, जो सफेद क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा कि जो नीली क्रांति थी वो फिश प्रोडक्शन से या मछली उत्पादन से जुड़ी हुई थी। जब मैंने सबसे पहला लेक्चर लिया था और आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था, ब्लू इकोनॉमी एक शब्द मैंने आपको यूज किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ब्लू इकोनॉमी जुड़ी हुई है किससे, सी से, यानी समुंदर से। तो समुद्र की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो नदियों की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उससे जुड़ी जो व्यवस्था थी उसको ब्लू इकोनॉमी कहा गया। और इसीलिए नीली क्रांति नाम दिया गया, ब्लू रिवोल्यूशन नाम दिया गया कि इसमें मछलियों का उत्पादन और मछलियों का जो उत्पादन के साथ साथ उनका एक्सपोर्ट, इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी इस कृषि नीति में जो 2000 में ये लाई गई थी। इसके बाद फिर एक और क्रांति इसमें शामिल की गई हरित क्रांति के साथ साथ। आप ध्यान रखिएगा, ये हरित क्रांति के साथ में ये चूंकि 7 रंग और जोड़े गए थे,
है ना। ये पीली, श्वेत, नीली, लाल, ये 7 रंग और जोड़े गए थे, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया था वो रेनबो रिवोल्यूशन इसका नाम दिया गया था। इंद्रधनुषी क्रांति पूरी तरह से इस नई कृषि नीति को इसका नाम दे करके इसे बुलाया गया था। तो इसमें फिर लाल क्रांति यानी रेड रिवोल्यूशन एक नाम दिया गया। रेड रिवोल्यूशन में क्या क्या रखा गया, एक तो मीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसे एक्सपोर्ट किया जाए, और साथ में टोमेटो को भी, आप बिल्कुल नाम से क्लियर है क्योंकि ये सारे कलर जो हैं वो उसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो टोमेटो प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और साथ साथ जो मीट है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और केवल प्रोडक्शन ही ना बढ़ाया जाए बल्कि इसे एक्सपोर्ट लायक इसमें सरप्लस हो सके, इसका प्रयास करे सरकार करेगी और ऐसे प्रावधान किसानों के लिए लाएगी। इसके बाद फिर एक और क्रांति इसमें ऐड की गई, वो थी सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन। और आपको बताया था जब ग्रीन रिवोल्यूशन खत्म किया था कि जो अगला जो मेच्योरिटी पीरियड के बाद जो सेकेंड फॉर्म शुरू हुआ था हरित क्रांति का, आपको याद होगा मैंने बताया था कि सेकेंड फेज शुरू हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन की, कब, जब रिफॉर्म शुरू हुए। और इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू होने के बाद से जो अगली क्रांति इसके बाद आई उसको हरित क्रांति, उसको कहा गया था सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जो रिफॉर्म के बाद जो ग्रीन रिवोल्यूशन की सेकेंड फेज आई थी उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर रखा गया था तो वो किस पे रखा गया था, हॉर्टिकल्चर पर। हॉर्टिकल्चर यानी जो हॉर्टिकल्चर पर हॉर्टिकल्चर पर इसको बहुत फोकस किया गया था और ये ध्यान देने की कोशिश की गई कि फ्रूट्स का उत्पादन बढ़े। जो बागबानी इसमें शामिल है, बागबानी भी एक क्षेत्र है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो इस क्षेत्र का भी विकास हो सके, इसके लिए फ्रूट प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और इसे नाम दिया गया गोल्डन रिवोल्यूशन, जिसमें फलों का उत्पादन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, केवल फलों का उत्पादन ही नहीं, फलों का एक्सपोर्ट ही नहीं, बल्कि फलों के पर आधारित जो उद्योग थे छोटे छोटे, जैसे जैम उद्योग लगाना, उसके अलावा फलों से तमाम चीजों के प्रोडक्ट तैयार करना, इन सब पर आधारित जो लघु और सीमांत उद्योग थे उनको बढ़ावा देना, ये इसमें एक बड़ा टारगेट था गोल्डन रिवोल्यूशन में सरकार का। इसके बाद फिर एक अगला इसमें शब्द इस्तेमाल किया जाता है पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर। और ये बात याद रखिएगा कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में केवल जो केमिकल वाले प्रोडक्शन थे केवल वही नहीं, बल्कि जो बायो ऑर्गेनिक्स प्रोडक्शन थे, जो मैन्योर्स थी, उनके उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की बात की गई, क्योंकि उस समय तक जैसा अभी आपको बताया था कि जैव विविधता को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया उस पर, और जमीन और जल की जो दशा थी, चूंकि उसके न्यूट्रिएंट्स लगातार उनमें कमी आती जा रही थी, तो इस बात पर ध्यान दिया गया कि केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनकी मात्रा तो बढ़े, लेकिन केमिकल के साथ साथ जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो उस पर ध्यान दिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। और किसानों से इस बात की ज्यादा अपील की गई कि कोशिश किसान ये करें कि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में पशुपालन पर ध्यान दें, और इन पशुओं की वजह से जो बायो मैन्योर डेवलप हो, उस बायो मैन्योर को और वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में प्रयोग करें, जिससे जो जमीन की उर्वरता है वो बढ़ सके। तो इसके लिए जो क्रांति लाने का प्रयास किया गया था, इसमें प्रावधान रखा गया था, वो पिंक रिवोल्यूशन थी। इसके बाद एक जो 7वीं और अंतिम रिवोल्यूशन इस रेनबो रिवोल्यूशन का पार्ट था, वो था सिल्वर रिवोल्यूशन। और सिल्वर रिवोल्यूशन में एक विशेष बात ये भी थी कि इसमें ध्यान दिया गया किस पर, जो अंडे और मुर्गी पालन पर, पोल्ट्री डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया गया कि पोल्ट्री डेवलपमेंट हो सके, साथ साथ किसान जो है वो फार्मिंग के साथ साथ पोल्ट्री डेवलपमेंट कर सके। एक और इसमें बाद में जोड़ा गया, हालांकि ये रेनबो रिवोल्यूशन जब 2000 में आया था तो उसका पार्ट नहीं था, वो था शहद उत्पादन, उसको भी येलो रिवोल्यूशन से जोड़ा गया था बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी वो इसमें 2000 में नहीं जोड़ा गया था। 2000 के बाद जब 2003 में इसमें अमेंडमेंट किया गया तब इसमें जोड़ा गया था शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन को भी इसमें ऐड किया गया और उसे भी
उसे येलो रिवॉल्यूशन के येलो रिवॉल्यूशन के साथ में उसे जोड़ा गया। कुछ लोग उसे येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं और कुछ लोग उसे ब्राउन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक और टर्म जोड़ा गया था, ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति, और ये किससे जुड़ी हुई थी? शहद से, यानी हनी से। तो ये पार्ट्स थे तमाम क्रांतियों के जो इसमें नई कृषि नीति के अंतर्गत जोड़े गए थे, और इसे सप्तरंगी या इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया था। इन सब पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि इस क्रांति में किस पर फोकस किया गया था, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। बहुत डिटेल में आप इसे मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता। इन जनरल मैंने जितने प्रश्न देखे हैं वो यही पूछे गए हैं कि भूरी क्रांति किससे जुड़ी हुई थी, नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, किस पर आधारित है, सुनहरी क्रांति किस पर आधारित है। तो ज्यादातर आपको उनके नाम से बस यही याद रखना है कि ये किस पर्टिकुलर किस चीज पर बेस थी, किस चीज के प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट पर बेस थी। इसके बाद जो इसमें विशेष प्रावधान किए गए थे हम वो देखेंगे एक एक करके। जो मेन फोकल पॉइंट थे, जो इश्यूज इसमें रखे गए थे कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी, कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित की जाएंगी, विशेष ध्यान किस पर रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो सबसे पहला फोकल बिंदु था वो था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जितने उपाय किए गए थे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि फोकस किस पर किया गया था कि केमिकल फर्टिलाइजर से शिफ्ट होकर के खेती कहाँ पर चली जाए, केमिकल फर्टिलाइजर से शिफ्ट होकर के एग्रीकल्चर कहाँ पर शिफ्ट हो जाए, बायोमेन्योर पर शिफ्ट हो जाए। इसके साथ में ये भी ध्यान दिया गया कि जो किसान है वो ऐसी फसलें बोएं जो बायोडाइवर्सिटी वाली हो। बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ध्यान दिया गया इसमें, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए क्योंकि उस समय तक जो प्रदूषण है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो सब आ चुके थे, जिसकी वजह से किसान जो सरकार थी उसको इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ी। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, जैव विविधता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसे भी सरकार ने इसमें शामिल किया और किसानों के लिए ऐसे प्रावधान लाने की कोशिश की कि जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो 2015 तक सरकार को पूरे करने थे। जैसा यूएन का जो सलाह थी देश को, वो ये थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो इकोनॉमी है वो इस पर बेस्ड हो। तो इसीलिए सरकार ने जब ये 2000 की एग्रीकल्चरल पॉलिसी सरकार लाई तो उसका जो मेन फोकस था वो सबसे पहला और प्रमुख फोकस था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर। तो जो पीछे उसने आपने देखा कि जो उपाय किए उसमें मेन जो उसका फोकस था वो सारी ऐसी चीजों पर था, ऐसे चेंजेस पर था कि वो एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल हो सके। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा कि जब कृषि इस तरह से की जाए कि उससे किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना हो। और पर्यावरण में आप जानते हैं कि पर्यावरण में केवल हवा ही नहीं आती, वायु ही नहीं आती, भूमि भी आती है, जल भी आता है। तो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए या भूमि की उत्पादकता को, उर्वरता को बनाए रखने के लिए अगर किसान उपाय करता है, अगर वाटर कंजर्वेशन करता है यानी सिंचाई के ऐसे साधन डेवलप करता है कि जिसमें पानी बहुत वेस्ट ना हो, जिसमें ऐसे वाटर इरिगेशन सिस्टम डेवलप किए गए थे जो जाकर के केवल ऐसे छिड़काव करते थे कि जो केवल जड़ों तक उसका पानी पहुंच सके, जिससे पानी बच सके। तो इस तरह के सिस्टम डेवलप करना कि जिससे पानी की बचत हो सके, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रह सके, ये सारे यानी पर्यावरण को, और जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट थी, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा था हरित क्रांति के जो पूरा पीरियड था उसमें किसानों के द्वारा, तो सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट यही देखा गया था कि जो जमीन में जो वर्म्स थे, जो ऐसे किसान फ्रेंडली वर्म्स थे जैसे केंचुए थे या और भी जो बहुत राइजोबियम था जो बहुत इम्पोर्टेंट जो
उसमें जीवाणु रहते थे जमीन में, वो सब के सब केमिकल्स का यूज करने की वजह से, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग हो, उन सब की वजह से नष्ट होने लगे थे। तो बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, जो जमीन की उर्वरता है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो जल संरक्षण है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कृषि की जाती है, तो ऐसी कृषि को हम कहते हैं कि ये स्थायी या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, या इसको धारणीय कृषि भी कहते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल का दूसरा जो हिंदी में एक नाम दिया जाता है वो धारणीय कृषि भी उसको कहा जाता है। तो अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के सारे जो पार्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कृषि की जाती है, तो ऐसी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस पर विशेष फोकस था नई कृषि नीति में, जो 2000 में लाई गई थी। उसके बाद जो दूसरा फोकस था वो ये था कि खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान रखा जाए, यानी खाद्यान्न भी उपलब्ध हो अधिक मात्रा में, और दूसरे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं जमीन की भी बनाए रखी जाए, और साथ साथ जो अनाज का उत्पादन हो उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो रिटेन हो सके, क्योंकि साइड इफेक्ट जो हरित क्रांति के देखे गए थे उसमें ये भी देखा गया था कि जो अनाज उत्पादन हो रहा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसकी वजह से जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है देश के लोगों की। तो उस पर भी ध्यान देने की बात इसमें की गई थी कि जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है वो अच्छी बनी रह सके, इसके लिए भी इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। आगे क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है ये मेन फोकल पॉइंट्स थे जिस पर सरकार ने ध्यान दिया था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फोकल पॉइंट था जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी नई नई प्रौद्योगिकी लाई जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए, और उसको न केवल लाई जाए बल्कि क्या किया जाए, किसानों तक उसे पहुंचाया जाए। जैसे आपको बताया था कि किसान विकास केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दे करके ये प्रयास किया करने की कोशिश की सरकार ने कि नई नई तकनीकें डेवलप हो, जिससे जो स्थायी कृषि है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य है वो पूरा हो सके, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर हो सके, जो टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है वो भी इस तरह से किसानों को ट्रांसफर हो सके। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो नए नए बीज आ रहे हैं, जिसपे बहुत शोध हुआ था उस समय, और नए तरीके के बीज आ रहे हैं जिसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है, जो बहुत कम समय में पक करके तैयार हो जाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, नई नई सिंचाई व्यवस्थाएं डेवलप हो रही हैं, सोलर इंजन डेवलप हो रहा है, जिसमें जो ऐसे इंजन जो डीजल से चलते हैं, आपको पता है पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे इंजन डेवलप किए गए जो सोलर पावर से चलते हैं। तो नई तकनीकों का सृजन तो हो, लेकिन इस तकनीकों को ट्रांसफर भी किया जा सके किसानों तक। तो ऐसा फोकल पॉइंट इसमें रखा गया, इसे प्रावधान सरकार ने कोशिश की कि ऐसा प्रावधान उसमें किया जा सके। इनपुट प्रबंधन या आगतों का जो मैनेजमेंट है, आगतों का मैनेजमेंट आपको कल बताया था कि कौन कौन सी आगतें होती हैं। इन सारी आगतों को अच्छी तरह से इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके। बहुत सारे ऐसे प्रोत्साहन लाए जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को, और ऐसे प्रोत्साहन लाए जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर बदल सके एक इंडस्ट्री में। केवल इसका उत्पादन जो है वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ना होकर के एक ऐसी इंडस्ट्री में बदले जो एक्सपोर्ट और मार्केट ओरिएंटेड हो। इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया था कि जो एक्सपोर्ट और मार्केट ओरिएंटेड हो, जिसमें कंपटीशन हो। आपको ध्यान होगा कि उसी समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इस तरह की बहुत सारी चीजें लाई गई थी, लेकिन बहुत आलोचना के बाद फिर सरकार ने उसे बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया, लेकिन ऐसा प्रावधान लाने की कोशिश की गई थी कि जो किसान है उसकी आय बढ़े, और इसके लिए तमाम सारे प्रोत्साहन उसको मिले। दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ाया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट हो, तो इसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, बहुत लंबे समय तक ये इशू बना रहा है भारत में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन करे। अर्थशास्त्रियों में बहुत इसको लेके बहुत लंबे समय तक डिबेट चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए
या एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट जो प्राइवेट फर्म्स हैं या प्राइवेट किसान जो स्वयं हैं वो उनको खुद करना चाहिए। तो क्योंकि ये देखा गया कि लंबे समय तक सन 2000 तक जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म का इफेक्ट नहीं दिखना शुरू हुआ था, तब तक सरकार काफी इन्वेस्टमेंट करती थी। लेकिन 1981 के बाद से जब एग्रीकल्चरल जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आरंभ हो गया, वहां से सरकार ने फिर इन्वेस्टमेंट अपना घटाना शुरू किया था। और उसका इफेक्ट ये हुआ था कि उसके बाद से जो निजी विनियोग है, निजी निवेश है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बढ़ना शुरू हो गया था। क्योंकि किसानों ने, जो बड़े किसान थे, समृद्ध किसान थे, उन्होंने टेक्निकल रिफॉर्म में, खासतौर से मशीनीकरण में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। तो इसका परिणाम ये हुआ था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो घटना शुरू हो गया था। और 2001-2002 से लेकर के 2011-12 तक ये लगातार घटता रहा, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया सभी ने, सभी अर्थशास्त्रियों ने, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को निवेश करना ही चाहिए। अगर चाहती है सरकार कि नई कृषि नीति के सारे उद्देश्य पूरे हो सके, तो इसके लिए सरकार को इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात भी इसमें की गई थी, इस पर फोकस रखा सरकार ने। जो तमाम सारे बैंकिंग फैसिलिटी है, जो निगम है तमाम, उनकी स्थापना, इसके अलावा नए नए शोध केंद्रों की स्थापना, इन सब पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार ने, यानी जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं, कृषि का विस्तार, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें एक पॉइंट ये रखा था, इसको एक मेन फोकल पॉइंट की तरह इस नीति में उन्होंने रखा था। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रिफॉर्म जो है, ये सारी चीजें इसमें रखी गई थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सारे जो फोकस पॉइंट थे, इसको पाने के लिए क्या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो सरकार ने किए थे, जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी सन 2000 में आई थी। इसमें सबसे पहला प्रावधान जो किया गया था, क्योंकि ये बात मैं यहाँ पर स्पेशली इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इस समय सरकार की बड़ी आलोचना हो रही थी कि सरकार जो है वो WTO के प्रेशर में काम कर रही है। और WTO का एक ही एजेंडा था कि सब्सिडी घटाइए, चाहे वो इरिगेशन पे मिलने वाली सब्सिडी हो, चाहे वो उर्वरकों पे, फर्टिलाइजर्स पे मिलने वाली सब्सिडी हो। और ये WTO के तमाम सारे एग्रीमेंट्स थे उस समय। तो जब एग्रीमेंट्स में सरकार जाती थी, सरकार वहां पर तमाम सम्मेलनों में भाग लेती थी जो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा आयोजित होते थे, तमाम सारे समझौते होते थे। और जब वहां से लौट करके सरकार के जब नुमाइंदे आते थे तो बड़ी आलोचना होती थी देश में, और ये कहा जाता था कि ऐसी ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है कि किसानों को बहुत नुकसान होगा क्योंकि सरकार सारी सब्सिडी खत्म कर देगी। तो एक र्यूमर उस समय इस तरह का उड़ता था। इसीलिए सरकार ने जो सबसे पहला प्रावधान किया वो ये किया कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी नहीं की जाएगी। ऐसा सरकार को इस नीति के अंतर्गत ये स्टेप लाना पड़ा और वो लाई। उसके बाद चूंकि 1991 से जब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर आया और मल्टीनेशनल्स भारत में आने शुरू हुए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई, तो उस समय भी जैसे आज अफवाहें फैली हुई हैं बिलों को लेकर, उस समय भी बहुत अफवाहें थी। और आप लोग तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को अच्छी तरह से याद है कि उस समय जैसे आज अखबार किसान आंदोलनों को लेकर के भरे पड़े थे, बहस को लेकर के, उस समय अखबार भरे पड़े होते थे आर्टिकल्स से। और सारे आर्टिकल्स ये कहते थे कि बस अब ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली है और भारत फिर से गुलाम होने वाला है दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ला रही है, और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, लिबरलाइजेशन कर दिया है, मल्टीनेशनल्स आएंगी, मल्टीनेशनल्स आकर के, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर के देश पे कब्जा जमा लेंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन जो इसके फेवर में बात करने वाले लोग थे वो ये भी कहते थे कि भाई जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो राजा महाराजाओं का दौर था, मुगलों का, बादशाहों का दौर था, अब वो दौर नहीं है। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं, बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी हैं, और उसके अलावा देश में भी इतने सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। देश में लोकतंत्र है, देश में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो ऐसा नहीं है, अब इतना आसान नहीं है कि ऐसे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी और आकर के देश पे कब्जा कर लेगी। तो फिलहाल
फिलहाल वो रूमर जो था वो रूमर ही रहा और मल्टीनेशनल्स के आने का बहुत सारा फायदा भी देश को हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म के जब फायदे गिनाए जाते हैं तो उसमें ये भी एक फायदा गिनाया जाता है। तो लेकिन उसमें प्रावधान जरूर किया, जब चूंकि बहुत आलोचना की गई सरकार की, तो सरकार ने नई कृषि नीति में ये प्रावधान किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड को किसी भी हालत में पट्टे पर नहीं ले पाएंगी किसान से। ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था और ये जितनी आलोचना सरकार की गई थी उन आलोचनाओं के आधार पर ही ये सारे प्रावधान उसमें फिर जोड़े गए थे। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें चीज ऐड की गई थी कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस है वो इस तरह का रखा जाए कि किसान को केवल उसकी कॉस्ट ना मिले बल्कि उसमें जो प्रॉफिट है थोड़ा उसको प्रॉफिट भी इंक्लूड करा जा सके, जिससे किसान को फायदा हो और किसान जो है वो अपने फसल और अच्छा करने के लिए, फसल अच्छी बोने के लिए प्रेरित हो सके। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी किया गया, जैसा अभी आपको बताया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस था, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पर जो जैविक खादें हैं, जो बायो मैन्योर्स हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जाए, क्योंकि आपको याद है कि जो मेन फोकस था इसमें वो किस पर था, वो था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट उसमें इंक्लूड किया गया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाए, वर्मी कंपोस्ट, जो बायो मैन्योर्स हैं, इन सबको यूज किया जाए खेती में। उसके अलावा कृषि क्षेत्र और घरेलू खपत के लिए कृषि को विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबंधों से दूर रखा जाए। ये प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा आलोचना की गई थी देश में और ये कहा गया था जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं देश में उस ट्रेड, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड था ये विश्व व्यापार संगठन, और चूंकि ट्रेड केवल एग्रीकल्चरल कमोडिटी का नहीं होता, सारी कमोडिटीज का होता है, इसीलिए सरकार ने एग्रीकल्चर ये स्पेशल प्रावधान लाया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रेड है उसको बिल्कुल बाहर रखा जाएगा WTO के रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि सरकार स्वतंत्र है कि वो WTO के एग्रीमेंट को माने, लेकिन उस एग्रीमेंट को किस हद तक किस क्षेत्र पर लगाए। तो उसने कहा कि ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हम इसे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हम मान लेंगे, उनको लगा लेंगे, लेकिन जो कृषि क्षेत्र है उसको हम विश्व व्यापार संगठन के यानी WTO के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे दूर रखेंगे। तो इस एग्रीकल्चरल पॉलिसी में जो प्रावधान किए गए थे वो यही थे। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, अगर वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे तो इसके सारे जो स्टेप्स हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला इसमें जो उद्देश्य था वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 4% की जो विकास दर है उसको पाया जाए, और इस 4% की दर को, जबकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 4% की विकास दर का टारगेट जरूर रखा गया था, लेकिन जब हम इसका फेल्योर गिनाते हैं न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी का तो कहते हैं 4% क्या 2% भी कभी कृषि की दर जो है वो कभी वार्षिक विकास दर कभी पहुंच नहीं पाई। उसका कारण ये था कि सरकार ने जो जितने उपाय जो ले आई थी वो सबके सब फाइलों में ज्यादा थे और व्यवहारिक रूप से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। खास तौर से जिस बात की सबसे ज्यादा आलोचना सरकार की होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से अपना हाथ खींच लिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचने के कारण कृषि क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसमें अपना इन्वेस्टमेंट घटा देने के कारण ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। एक और उद्देश्य ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाया जाए। इसी को आगे एक्सटेंड किया गया है जो अभी 2020 का बिल आया है। अभी आप इसको रिलेट कर सकते हैं वहां से, और ये बड़े इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को अगर आप चाहेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इन्हीं सब सारे पॉइंट्स के बेसिस पे जो आगे बिल आए थे। उसमें जो दूसरा बिल है उस पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी जो राष्ट्रीय कृषि नीति जो ये 2000 में आई थी उसका जो एक मेन मोटिव था वो ये था कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है जो अनयूज्ड है,
यानी जो डेवलपिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरी की पूरी विकास क्षमता जो है, जो डेवलपिंग कैपेसिटी है, उसका यूज नहीं हो पाया है। और अगर इस डेवलपिंग कैपेसिटी का पूरा विदोहन करना है तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और उसको मजबूत करने के लिए प्लस जो ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की जो फायदे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी था कि इसमें ऐसी चीजें इन्वॉल्व की जाएं जिससे जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। उसी लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई थी, जो इसका उद्देश्य बताया जाता है, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्लस पॉइंट गिनाए जाते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसान के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसके स्पॉन्सर हैं, उन स्पॉन्सर से उनसे एक एग्रीमेंट करके वो इसमें बढ़ा सकते हैं। इसमें निजी क्षेत्र की अगर भागीदारी होती है तो वो उससे इसमें बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट को और उन्हें उसका फायदा मिल सकता है। इसके बाद जो अगला लाया गया था, इसमें अगला पॉइंट जो अगला उद्देश्य था वो ये था कि किसानों को फसलों को नष्ट करने के लिए जो बीमा योजना है उसमें जो चूंकि बहुत सारी आपदाएं आ रही थी और कभी आग लग जाती थी, कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती थी, बाढ़ आ गई, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। फिर ये देखा गया कि इसके साथ ही कभी कभी ऐसा होता था कि सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने के बाद जो उपज है वो अच्छी नहीं हुई, बीज में दाने ही जो फसल है उसमें दाने ही नहीं पड़े। तो इस सब के लिए फिर एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू करने की बात की गई इसमें, और ये शुरुआत की गई थी न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 में। इसके बाद जो एक अगला पॉइंट था ये था, और ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी जो सन 2000 में लाया गया था इसको भी 2020 में इंक्लूड किया गया था। मैं स्पेशली इन एक दो पॉइंट्स को मैं आपको रिमार्क कर रही हूँ कि ये पॉइंट जो है ये भी इंक्लूड किया गया है जो 2020 में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म आया है उसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप इसमें डिटेल कर रहे हैं और अगर आप लॉजिकली दोनों नीतियों की तुलना कर रहे हैं तो दोनों नीतियों की तुलना करते समय ये कुछ पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इसमें से एक पॉइंट तो अभी जो बताया ये, और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो अनुबंध खेती है उसको प्रोत्साहित करके जो पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया जाए। ये दो पॉइंट ऐसे थे जिनको 2020 का जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है उसमें इसको ऐड किया गया। तो ये जो पूरे देश में कृषि वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाना ये 2000 में प्रस्तावित था, लेकिन इसको जो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है वो केवल ये उद्देश्य तो था लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाई थी सरकार। और अब जो 2020 में आया है ये बिल, उसमें इसे इंक्लूड किया गया है। तो अभी जब 2020 की पॉलिसी डिस्कस करेंगे उस समय आपको बताएंगे कि इसमें इसके क्या फायदे हैं। इसके बाद जो अगला उद्देश्य था ये था कि जो सिंचाई क्षमता है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रैशनल यूटिलाइजेशन हो सके, क्योंकि ऐसी फसलें लगाई जाने लगी थी जिसमें जल संसाधन बहुत ज्यादा बर्बाद होने लगा था। जैसे यूकेलिप्टस जो था वो बहुत पानी लेता था। इसके अलावा गन्ने की फसल को भी हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि गन्ना बहुत तेजी से गन्ने का जो क्रॉपिंग एरिया था वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो इस बात के लिए कोशिश ये की गई कि जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर ध्यान दिया जाए और इरिगेशन कैपेसिटी इस तरह की डेवलप की जाए, जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो इस तरह से हो कि जो जल स्तर है वो जो बहुत नीचे जा रहा है वो अपनी जगह बना रहे। और उद्देश्य एक ही था, फोकल पॉइंट आपको याद है क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी जो धारणीय कृषि है उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे जो जल क्षेत्र है, जो सिंचित क्षेत्र है वो और बढ़ाया जा सके और ग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो अगर ऊपर नहीं लाया जा सकता है तो कम से कम
उसे बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि यहीं से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत की गई थी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इसी के अंतर्गत प्रमोट करने की बात की जाने लगी थी। हालांकि उसको इम्प्लीमेंट होते होते बहुत समय आ गया था। 2012-13 के बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाने लगा और ये कहा गया, और 14-15 के बाद तो विशेष रूप से जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को काफी प्रमोट किया, उस पर काफी सब्सिडी देने की भी बात की। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे ग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो बढ़ सके, तो ये सारी चीजें इसमें फिर लाने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा जो पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी और जलीय कृषि, जिसमें जलीय कृषि में ध्यान रखिएगा फिशरीज आती हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एग्रीकल्चर की एलाइड इंडस्ट्री है। जो एग्रीकल्चर यानी जो फार्मिंग है उसका ये एलाइड सेक्टर कहलाता है। तो जो फार्मिंग के साथ साथ जो एलाइड सेक्टर है इनका डेवलपमेंट किया जाए। अगर इनका डेवलपमेंट साथ साथ होता है तभी निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ सकती है। किसान केवल खेती पर निर्भर रह के, अगर केवल खेती पर निर्भर रहता है तो उसकी आय बढ़ना तेजी से बहुत मुश्किल है। तो आय बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला उपाय किया गया था, जो अगला उपाय किया गया था वो ये किया गया था कि जो ये एलाइड सर्विसेज हैं एग्रीकल्चर की, एलाइड सेक्टर जो है कृषि का, वो बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट इसमें उद्देश्य था वो ये था कि जो पूंजी प्रवाह है यानी जो कैपिटल इनफ्लो है वो बढ़ाया जाए। और कैपिटल इनफ्लो कहाँ से बढ़ाया जाए? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। यानी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील किया जाए और जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो फ्लो हो सके। बैंक के साथ साथ जो प्राइवेट ओनरशिप है वो लाई जाए, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। इन सब प्रावधानों की कोशिश की गई थी जिससे पूंजी प्रवाह जो है वो सुनिश्चित हो। और इसके लिए ये भी तय किया जाए कि जो मंडियां हैं वो अच्छी तरह से काम करें और मंडियों में जो फसल है उसको अच्छी तरह से बेचा जा सके। इसके बाद एक उद्देश्य ये भी था कि जो कृषि भूमि के लिए जो एक्विजिशन किया जाता है, वो कंपल्सरी एक्विजिशन जो किया जाता है उस पे किसी प्रकार का पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा। यानी अगर सरकार किसान से, क्योंकि इसकी बड़ी आलोचना की जा रही थी क्योंकि उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था 2000 से पहले, तो जब मल्टीनेशनल्स आई और मल्टीनेशनल्स के आने के बाद उनको यहाँ पर स्थापित करने के लिए सरकार ने अधिग्रहण करना शुरू किया जमीनों का, जिसमें आपको याद होगा, अगर एक उदाहरण दें जिसमें हालांकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब बंगाल में मारुति उद्योग को जमीन लगाने की बात हुई थी और जमीन अधिग्रहण पर उसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ था किसानों ने, और ममता की सरकार थी, तो उस समय तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय बहुत विरोध हुआ था वहां पर उस टाटा को वहां पर अपना प्लांट लगाने के लिए। बाद में वो प्लांट जो है गुजरात में शिफ्ट किया गया था। तो इस तरह की चीजें होती रहती थी कि सरकार क्या करती थी, जमीन एक्वायर करती थी और जमीन एक्वायर करके फिर उसे जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दे देती थी। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि जो भी सरकार को, जो किसान को मुआवजा मिलता था उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता था, पूंजीगत लाभ कर। तो इसको इसमें इस कृषि नीति में जिसकी बड़ी आलोचना की जाने लगी कि एक तो किसान की जमीन छिन जाती है और उसके बाद उस पे भी जो मिलता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये इसमें प्रावधान किया गया कि ठीक है, अधिग्रहण अगर अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड का तो उस पे किसी प्रकार का पूंजीगत लाभ कर नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला उद्देश्य था वो ये था कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, जो उनकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी उसमें ऐसे कदम उठाए जाएं कि जिससे उस फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज किया जा सके। उसके अलावा जो प्लांट वैरायटीज हैं उनको जो कानून ऐसे बनाए जाएं कि जो प्लांट की वैरायटीज हैं
उनको सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किस्में थी जो लुप्त होती जा रही थी और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया। जैसे चावल की बहुत सारी किस्में थी, कॉटन की बहुत सारी किस्में थी जो पुरानी भी थी, बहुत अच्छी भी थी, उनको कानून के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास इस एग्रीकल्चरल पॉलिसी में किया गया था। इसके अलावा जो इसका एक और उद्देश्य था वो ये था कि किसानों को जो इनपुट्स हैं, जिसमें फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, वो सब समय पर मिल सके और पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ऐसा प्रावधान सरकार करेगी। इसके अलावा जो एक और उद्देश्य इसमें रखा गया था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को उच्च प्राथमिकता में सरकार रखेगी। इसीलिए अगर आप डेटा उठा करके देखें तो सन 2000 के बाद से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें बहुत तेजी आई और बहुत सारे गांव जो हैं वो विद्युतीकरण के दायरे में आए और बहुत जगहों पर भारत के जो 6 करोड़ गांव थे, 6 लाख गांव थे, उन सब में विद्युतीकरण बहुत तेजी से आरंभ हुआ। इसके बाद जो अगली स्थिति, जैसा अभी आपको बताया था कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो थी उनको स्थापित करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना और हॉर्टिकल्चर्स को एग्रो प्रोसेसिंग से जोड़ना, जिसको कहा गया कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, यानी ऐसी यूनिट्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर आधारित थी, जो कृषि उत्पाद थे उन पर आधारित थी। जैसे दाल मिल हो गई, जैम बनाने की इंडस्ट्री हो गई, आटा मिलें हो गई। तो ये छोटी छोटी, या जैसे जो तेल बनाने की कंपनी है या तेल पिराई की कंपनियां हैं, यानी तमाम सारी ऐसी छोटी छोटी फर्में जो आधारित थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर, उनकी स्थापना करना। और कहाँ स्थापना करना? ग्रामीण क्षेत्र में उसकी स्थापना करना, जिससे जो ऑफ सीजन रोजगार है, जैसे कहा जाता था कि खेती में जो रोजगार लोगों को मिलता है वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाता था, क्योंकि वो कुछ समय के लिए मिलता था, क्योंकि पूरे सीजन खेती नहीं होती थी तो पूरे सीजन लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता था। तो ये प्रावधान किया गया कि जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इनको बढ़ाया जाए और इसमें जिससे जो लोग हैं उनको रोजगार उस पे मिल सके। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र का निवेश है उसको बढ़ाया जाए। किसमें? खास तौर से किसमें बढ़ाया जाए? एग्रीकल्चरल रिसर्च में, कृषि अनुसंधान में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और खास तौर से जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें जो निजी क्षेत्र है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा स्टोरेज फैसिलिटी खास तौर से आती है, यानी फसल की कटाई के बाद जो उत्पादन होता है उसको स्टोर रखने की व्यवस्था करना। इसमें निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना इस व्यवस्था का एक बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य था। तो उसके अलावा जो कृषि विपणन है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, इसमें भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का इसमें प्रावधान किया गया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। अभी हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इसको आसानी से कर लोगे। एक प्रश्न जैसे इसमें पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी में जो न्यू स्ट्रेटेजी आई थी उससे, और जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो वो कौन से दशक में की गई थी? यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन है और जो न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ फार्मिंग थी वो कौन से डिकेड में उसका आरंभ किया था? 1950s में, 1960s में, 1970s में? पता होगा आपको। जवाब नहीं आ रहा है अभी तक? अगर आपको पता हो तो आप जवाब दे सकते हैं। कौन से दशक में इसकी शुरुआत की गई थी? नहीं पता है। तो ये की गई थी 1970s में। उसके बाद भारत में अगर ये कहा जाए कि सदाबहार क्रांति, हरित क्रांति के लिए जो शब्द यूज किया गया था, वो सदाबहार क्रांति वो किसने यूज किया था? तो वो यूज किया था MS स्वामीनाथन ने। MS स्वामीनाथन ने। और इसके बाद फिर अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति के लिए यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थी, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, उनका प्रयोग किस फसल में किया गया था? तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि बाजरा में, दालों में, गेहूं में, तिलहन में, बाजरा
या फिर जो पल्सेस थी, या वीट्स में, या फिर ऑयल सीड्स में? तो आपका जवाब क्या होगा? सी, यानी गेहूं में। वेरी गुड। गेहूं में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर इसको प्रयोग किया गया था चावल में, यानी राइस में। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं कि हरित क्रांति के लिए भारत में जो आरंभिक साइट थी, यानी सबसे पहले कौन से स्टेट में इसकी शुरुआत की गई थी? कौन सा स्टेट था? पंजाब था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, या बिहार था? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई थी? ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला जो बिल्कुल, वेरी गुड, सबसे पहले इसका जो आरंभ किया गया था वो पंजाब में किया गया था। पंजाब में सबसे पहले इसका आरंभ किया गया था हरित क्रांति का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के बाद, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी बड़े घुमाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। ये पूछी गई थी कि जब आजादी मिली और आजादी के बाद जब हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति में नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के बाद यानी आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो 1960s में शुरू हुआ था, उसमें उसके बाद जो दूसरा स्टेप, दूसरी चरण आया था इसका, उसमें कौन सी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? कौन सी क्रॉप ऐसी थी जिसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई थी? तो क्या होगा इसका जवाब? राइस में, कॉटन में, व्हीट में, या पल्सेस में? तो इसका जवाब है ए, यानी राइस में। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति में जो वृद्धि हुई थी वो तो व्हीट में हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन में, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो आंसर है वो होगा राइस में। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेन पॉइंट्स हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, जो मेन फैक्टर्स हैं वो क्या है? एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, और जो डबल क्रॉपिंग है, दोहरी फसल का मतलब है डबल क्रॉपिंग, यानी जो मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न है उसको अपनाया जाए, ये एक फैक्टर था ग्रीन रिवोल्यूशन का। या फिर जो एग्रीकल्चर है उसमें HYV सीड्स का यूज किया जाए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ और इसके बाद मैं शुरू करती हूँ जो हमारे ये 3 बिल हैं, इनको ये कैसे, किस तरह से बनाए गए। 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल जो 2020 में लाए गए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, न केवल प्री के लिए बल्कि ये मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्री के लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो पिछले साल का प्री हुआ था, प्रीलिम्स हुए थे, उसके बाद आया था। तो देखते हैं कि 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल्स जो आया वो, जैसा हम जानते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया था। और एक बात याद रखिएगा कि 3 जून को, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे फिर ये पेन अपना लाना पड़ेगा, हालांकि मैं फिर इसे शुरू कर दे रही हूँ आपको। 3 जून को सबसे पहले 3 जून को एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। मोदी गवर्नमेंट ने 3 जून को एक अध्यादेश लाई थी, मोदी गवर्नमेंट 3 जून 2020 को एक ऑर्डिनेंस लाई थी सरकार। और बच्चों, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि अध्यादेश लाने में, अध्यादेश के बाद फिर इसे कानून में परिवर्तित करने में क्या अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि 3 जून को सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ऑर्डिनेंस के रूप में 2 अध्यादेश लाए गए थे। कितने लाए गए थे? 2 अध्यादेश, यानी तीनों बिल एक साथ नहीं आए थे। ये बात याद रखिएगा कि 2 अध्यादेश लाए गए थे सबसे पहले।
और जो तीसरा पॉइंट था वो था कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो पहले से था, अभी आगे डिस्कस करूंगी, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें ये प्रावधान, क्योंकि इसको इस अध्यादेश को लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एक्ट तो पहले से ही था, तो इसी एक्ट में जो संशोधन था अमेंडमेंट करने के लिए, यानी इसी एक्ट में संशोधन जो 3 जून को सबसे पहले जो प्रावधान ये किया गया था वो ये था कि इसी एक्ट में संशोधन किया जाए, और 2 अध्यादेश लाए गए थे जब सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया था। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर ये पता हो कि अध्यादेश में और उसमें क्या अंतर होता है, अगर पॉलिटी में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको मेरे ख्याल से मैं इसे आगे ही डिस्कस करती हूँ, अभी मैं छोड़ देती हूँ। फिलहाल इसके बाद जब सबसे पहले ये आया था ये कानून, तो इसमें जब मोदी सरकार इन 3 बिलों को ले आई थी तो उसका उद्देश्य आपको याद होगा कि मुझे याद है क्योंकि बरेली में 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे, उन्होंने अपना एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करना चाहता हूं और उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो मेरे दिमाग में हैं। तो जो किसानों की आय दुगनी करना या किसानों की आय दुगनी कर पे बात करेंगे, क्योंकि दलवाई कमेटी और किसानों की आय दुगनी करना, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। अगर नहीं आया है इससे पीछे, अभी मैंने इस पर ज़्यादा सर्च नहीं किया है, लेकिन जो इससे रिलेटेड कमेटी थी दलवाई कमेटी, वो और किसानों की आय दुगना करने का 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया था, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिएगा। तो जब 2016 में प्रधानमंत्री मोदी बरेली आए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे दिमाग में कुछ किसानों के उत्थान के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं कुछ स्टेप्स ऐसे क्रिएट करना चाहता हूं जिससे किसानों की आय बढ़े। तो कुछ बातें, कुछ स्टेप्स तो उनके दिमाग में निश्चित रूप से रहे होंगे जिसके आधार पर ये बिल आए, और इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएं, ऐसी सर्विसेज लाई जाएं जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक नीति सुधर सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसीलिए मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए ये बिल लाई, जो किसानों को उनकी क्रॉप्स का और जो किससे रिलेटेड था, उनकी फसल से रिलेटेड था, मार्केट से रिलेटेड था, उनके फसल की कीमत से रिलेटेड था, उसका जो मार्केट प्राइस है उससे रिलेटेड था। ये जो तीनों बिल लेकर के आई थी। और इसके बाद अगर कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये जो बिल आया था इसको लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रस्तुत नहीं किया था। लोकसभा में इसे किसने प्रस्तुत किया था, जो उस समय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे, उनका थे नहीं बल्कि हैं भी अभी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिनिस्टर नरेंद्र तोमर, इन्होंने प्रस्तुत किया था इसे 14 सितंबर 2020 को। इस चीज को हमेशा नोट करके रखिएगा कि 14 सितंबर 2020 को, 14 सितंबर 2020 को ये लोकसभा में रखा गया था। 14 सितंबर 2020 को इसे लोकसभा में रखा गया था और 20 सितंबर 2020 को इसे राज्यसभा में रखा गया था। तो 14 सितंबर और 20 सितंबर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं इन बिलों से जुड़ी हुई। तो आपके सामने 3 डेट यहाँ पर हैं। एक तो 3 जून है जब ये अध्यादेश लाया गया था, याद रखिएगा इस बात को, और इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करने के लिए इस बिल को लोकसभा में, संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा में 14 सितंबर को और राज्यसभा में इसे रखा गया था
20 सितंबर को। ये दोनों डेट जो है वो हमेशा याद रखिएगा। प्रीलिम्स में अगर कभी भी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को रखा गया था और इस पे काफी बहस हुई थी बड़ा विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद से, लेकिन इसे पास जो किया गया था उसकी भी एक डेट है, इसे पास किया गया था 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2020 को। तो आपके सामने बहुत सारी डेट्स हैं इससे रिलेटेड कि 14 सितंबर को ये लोकसभा में रखा गया और 17 सितंबर 2020 को इसे पारित कर दिया गया था। पारित कर दिया गया था, जिससे एक तरह से इसे कानून का रूप तो इसने ले लिया था, लेकिन आप जानते हैं कि कानून का रूप अंतिम तौर पे तब होता है जब वो राज्यसभा से भी पारित हो जाए। यहाँ पर राष्ट्रपति का इसलिए यहाँ पर रोल नहीं था क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो राष्ट्रपति के साइन से ही निकलता है और वो ऑलरेडी उस पर राष्ट्रपति के साइन जो थे वो 3 जून को हो चुके थे। तो कानून का रूप वो तभी ले लेता जब वो राज्यसभा में पारित हो जाता। तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही कोई ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है वो कानून का रूप लेता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, इन सारी डेट्स को ध्यान में रखिएगा। जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें लाई गई थी। बहुत विवादित बिल था क्योंकि आप सब जानते हो 1 नंबर के प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि एनडीए सरकार की कौन सी ऐसी सहयोगी पार्टी थी जिसने इसके विरोध में अपना समर्थन वापस ले लिया सरकार से, किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, ये भी 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कौन थे इससे वापस लेने वाले, एनडीए सरकार के समर्थन से वापस लेने वाली जो इनकी जो समर्थन पार्टी थी जो उसमें एनडीए में थी वो थी अकाली दल। अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और जो मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, इनका नाम था हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उस समय रिजाइन कर दिया था और अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था इससे सरकार से, एनडीए सरकार से इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब ये जो केंद्र 3 बिल आई है, सबसे पहले हम इनका नाम देखते हैं कि ये कौन कौन से बिल थे, जिसमें सबसे पहला था किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2000। इसका जो इसमें आगे 2000 मैंने नहीं लिखा है, 2020 इसके आगे लिखा हुआ आपको मिलेगा जब आप सर्च करेंगे। तो ये एक पहला बिल था जो इसमें लाया गया। उसके बाद दूसरा बिल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था किसान सशक्तिकरण, और यहाँ सशक्तिकरण की जगह बहुत जगह बंदोबस्ती भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन बिल, यानी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस बिल, ये लाया गया था, दूसरे नंबर का बिल था ये। इसके बाद जो तीसरा बिल था वो था सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, यानी सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। तो ये 3 विधेयक लाए गए थे, 3 बिल लाए गए थे जो बहुत चर्चित रहे, जिनकी वजह से बहुत सारे विवाद आरंभ हुए। जनवरी से नवंबर दिसंबर से शुरू हुए, जनवरी में उसका चरम पहुंचा, जिसमें 26 जनवरी में बहुत सारा ऐसा इतना ज़्यादा उसमें हुआ कि सरकार ने बहुत उस पर
ये जो आंदोलन था वो बहुत सफर किया, क्योंकि 26 जनवरी पे जब ध्वजारोहण लाल किले पर कर दिया किसानों ने वहां पर पहुंचकर, तो उसकी बहुत आलोचना हुई। उसके बाद से इस आंदोलन में गिरावट भी आनी शुरू हो गई, बहुत लोगों ने इससे समर्थन भी वापस लेना शुरू किया। तो तमाम तरह के विवाद जो है वो इससे चलते रहे इस बिल के साथ में। तो धीरे धीरे देखते हैं आकर के कि कौन कौन से ऐसे इसमें प्रावधान किए गए थे जिसकी वजह से कौन कौन सी भ्रांतियां ऐसी फैलाई गई जिसकी वजह से इसमें चीजें आई थी। तो यहाँ पर अभी एक चीज जो ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऑर्डिनेंस जो है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा लागू होता है। कभी कभी ये पूछा भी जाता है, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। और ये संविधान में आर्टिकल 123, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया था 3 जून को, वो किसके द्वारा लाया गया था और किस आर्टिकल के अंतर्गत लाया गया था, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है और ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत लाया जाता है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 महीने तक रहती है। अगर 6 महीने तक इसे संसद से पारित नहीं कराया जाता है तो इसकी वैधानिकता खत्म हो जाती है और ये फिर अपने एग्जिस्टेंस में नहीं रहता। इसीलिए सरकार को आवश्यक था कि जून के बाद ये दिसंबर से पहले पहले इसको दोनों उसमें इसे पारित करा सके। तो इसीलिए 6 महीने के अंदर संसद से पास कराना जरूरी था। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखने वाली है कि जो फर्स्ट एक्ट था, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सब किससे रिलेटेड थे। तो बहुत शॉर्ट में अगर आप इनको देखेंगे तो जो ये फर्स्ट एक्ट था वो एपीएमसी से रिलेटेड था। एपीएमसी क्या हुआ? एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या होती है, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो एपीएमसी से रिलेटेड था, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है उससे रिलेटेड था। जो दूसरा बिल आया था वो एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था। ये बहुत शॉर्ट में याद करने का तरीका है, इतने बड़े बड़े नाम जो है वो जनरली याद नहीं रहते, तो इसीलिए आप इसे बहुत शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि पहला एक्ट जो आया था वो एपीएमसी से रिलेटेड था और दूसरा एक्ट जो आया था वो एमएसपी से या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था। जो तीसरा एक्ट था वो ईसीए यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से रिलेटेड था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इससे रिलेटेड था, इसमें संशोधन से रिलेटेड था। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अगर ये तीनों एक्ट इसी सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इससे पहले हम आज पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एमएसपी और एपीएमसी क्या होते हैं। एमएसपी और एपीएमसी को समझने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आजादी मिली थी जिस समय, उस समय जब साहूकारों और महाजनों का बहुत ज्यादा जोर था और साहूकार महाजन या जो बिचौलिए थे वो क्या करते थे कि जो उपज होती थी वो सारी की सारी खरीद लिया करते थे किसानों से, औने पौने दामों पर उसे खरीद लिया करते थे। तो इसके उसमें फिर समस्या ये होती थी कि उसमें समस्या ये होती थी कि इस किसान को अपनी उपज जो है वो बहुत अच्छे उस पे नहीं मिल पाती थी। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एमएसपी। एमएसपी क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होता है। हमेशा याद रखिएगा कि एमएसपी ऐसी चीज है जिसमें जो ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा मूल्य, एक ऐसी प्राइस जिस पर सरकार किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है, यानी पूरा का पूरा परचेज करने के लिए तैयार रहती है। एमएसपी ऐसी चीज है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये प्रश्न उठता है कि इसे लागू कौन करता है, तो याद रखिएगा कि इसे लागू करने का काम कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। इसे 1 नंबर के प्रश्न में ये आपसे पूछा जा सकता है। एमएसपी को लागू कौन करता है? एमएसपी को लागू करने का काम एक कमीशन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग।
अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। 1965 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उसमें ये लागत शब्द नहीं था, उसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। यानी जब स्थापना की गई थी तो इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। इसमें जो ये लागत शब्द है ये 1985 में जोड़ा गया, यानी जिसका जो पूरा नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये 1985 में इसमें ऐड किया गया और इसका पूरा नाम बना कृषि लागत और मूल्य आयोग। ध्यान रखिएगा कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग आता है। एक और क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, और चूंकि यूपीएससी में कभी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपसे हो सकता है कभी ये भी पूछा जाए। और एक चीज पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर इसमें 23 फसलें हैं, 23 क्रॉप्स हैं जिनकी एमएसपी जो है वो इस कमीशन के थ्रू घोषित की जाती है। सरकार इस कमीशन के थ्रू 23 क्रॉप्स को उनका एमएसपी जो है वो जारी करती है। यानी सरकार एक मिनिमम प्राइस की घोषणा करती है और जिस पर वो किसानों की उपज को खरीदने के लिए तैयार होती है। और डेटा अगर हम देखें तो समय के साथ साथ लगातार उसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो पूछी जाती है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फसल ऐसी भी है जिसकी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित तो होता है, लेकिन उसकी घोषणा जो है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग नहीं करता। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं, वो है गन्ना। यानी जो शुगर केन है, शुगर केन की एमएसपी जारी तो होती है, लेकिन शुगर केन की एमएसपी कृषि लागत मूल्य आयोग जारी नहीं करता, बल्कि ये कौन जारी करता है, एक गन्ना आयोग बना हुआ है। गन्ना आयोग बना है और ये गन्ना आयोग गन्ने की एमएसपी जारी करने का काम करता है। गन्ना आयोग जो है ये गन्ने की एमएसपी जारी करता है, बाकी 23 फसलों की एमएसपी जो है वो इसके द्वारा की जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसमें खास बात ये है एमएसपी में कि अगर बाजार में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, अगर उनकी मार्केट प्राइस अगर कम भी हो गई है, तो भी किसानों को फायदा ये था कि सरकार को वो अपनी फसल अपना मिनिमम समर्थन मूल्य पर वो बेच सकते हैं। और इसका उद्देश्य था कि किसानों के हितों की रक्षा हो सके, जिससे अगर कभी भी कीमत घटे तो उससे जो किसान है उसका नुकसान ना हो पाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे देश में जो एमएसपी है वो, वैसे तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट की बात है, लेकिन एमएसपी पूरे देश में एक समान लागू होती है। यानी जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो पूरे देश में एक समान होता है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं होता है, बल्कि पूरे देश में एक समान होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद चलते हैं, ये देखते हैं कि एपीएमसी या कृषि उपज मंडी समिति क्या है, इसका इतिहास क्या है, क्यों कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई थी, किसने की थी कृषि उपज मंडियों की स्थापना। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कृषि उपज मंडी जो है ये इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें एपीएमसी का, तो वो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है ये एक मार्केटिंग बोर्ड की तरह स्टैब्लिश की गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू। जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो किसान है उनको एक सुरक्षा प्राप्त हो सके, उनको उनके न्यूनतम मूल्य जहां पर वो बेच सके अपने उपज को, और जो ये साहूकार और महाजन बैठे हैं खरीदने के लिए उनकी उपज को औने पौने दामों में, उससे बचाने के लिए सरकार ने ये उपाय किया था और एपीएमसी एक्ट लाया गया था। और एपीएमसी एक्ट में यानी जो मंडी समितियां हैं, मंडियों की स्थापना की गई थी, और मंडी समितियों के अंतर्गत ये तय किया गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस
सरकार उस पर आधारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें किसान की कॉस्ट और उसका लाभ दोनों जुड़ा हुआ हो, जिसके आधार पर सरकार जो है वो एमएसपी की घोषणा करती है, दोनों जुड़ा हुआ हो और सरकार उसमें इंश्योर करती थी कि इससे जो है इसमें किसानों को उनकी उपज का एक भाग मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि जो ये कानून आया, उस कानून में जो प्रमुख बिंदु हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहला बिल आया जिसमें एपीएमसी, अगर हम एपीएमसी की बात करें और क्या ध्यान में था इन बिलों को लाने में, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो एपीएमसी हैं, जो मंडियां थी, इन मंडियों में इतनी दुर्व्यवस्था लागू थी, इतनी ज्यादा अव्यवस्था थी, समय के साथ साथ 2020 के बाद 2000 से लेकर के या जब भी ये अधिनियम आया, उस अधिनियम के बाद से जब से मंडियों की स्थापना हुई, ये देखा गया कि बहुत ज्यादा मंडियां हावी हो गई थी। किसानों की दुर्दशा के लिए वो एक जिम्मेदार हो गई थी, क्योंकि बिचौलियों की संख्या, मध्यस्थों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई थी, जिसको दूर करने के लिए सरकार ने इसमें ये प्रावधान किया था। इसमें अगर हम देखें कि जो ये एपीएमसी थी, एपीएमसी में था क्या? एपीएमसी में बहुत एक आढ़ती होता था, एक आढ़ती नाम दिया जाता है जिसको कहा गया कमीशन एजेंट, यानी यहाँ पर बाकायदा लाइसेंस लेकर के कमीशन एजेंट एस्टेब्लिश किए गए। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि ये कमीशन एजेंट ज्यादा से ज्यादा वो लोग थे, ये जो पूरा अभी जो झगड़ा चल रहा है, बिलों का जो आंदोलन चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये आढ़तियों का आंदोलन है। एक आरोप जब लगाया गया तो ये भी लगाया गया कि इसमें बहुत सारे कमीशन एजेंट हैं जो मंडी समितियों के खत्म होने के डर से आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर उनका सही भी है, क्योंकि बिचौलियों की संख्या इतनी ज्यादा थी। और ये जो कमीशन एजेंट थे, ये कमीशन एजेंट एक वहां पर जब भी मंडी की जो प्रोसेस है, अगर आप उसको जाने और समझें, तो मंडी में जब किसान जाता था तो वहां पर जब वो अपनी उपज लेकर के जाता था तो वहां पर उसकी उपज की बोली लगती थी, ऑक्शन होता था। उस ऑक्शन के थ्रू जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद जो मूल्य होता था वो देने की घोषणा की जाती थी। जो ऑक्शन होता था, उस ऑक्शन को लेने वाले जो व्यापारी होते थे, जो होलसेलर वहां पर होते थे, वो उनको ये प्रावधान ये था कि इस कमीशन एजेंट के थ्रू ही वो जो होलसेलर हैं वो ऑक्शन लगाएंगे और इस कमीशन एजेंट के थ्रू वो किसान से उसका जो प्रोडक्ट है वो क्रय करेंगे। लेकिन समस्या क्या थी कि जो अभी जैसे हम कहते हैं कि किसान को अपनी बहुत आलोचना जब होती है तो ये कहा जाता है कि 6 रुपए किसान को मिलते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 30 से 40 रुपए में बदल जाता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये कमीशन एजेंट थे। उसके अलावा इन मंडी समितियों में और क्या प्रॉब्लम थी? इन मंडी समितियों में बहुत सारे शुल्क भी लगते हैं। अगर आपको पता हो कि इन मंडियों में बहुत सारे शुल्क लगते हैं, फीस लगती है, तुलाई जब तोला जाता है अनाज को तो उसके लिए जो तोलने का खर्चा है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता था। जो एजेंट है वो अपना कमीशन लेता था, वो भी इसमें लगभग 2.5% कमीशन होता है इनका, कमीशन एजेंट का, जो हरियाणा पंजाब में मोटे तौर पर तय है, तो 2.5 कमीशन भी इसमें ऐड होता था। इसके अलावा जो मंडी शुल्क है वो मंडी शुल्क भी इसमें ऐड हो जाता था। तो ये सारी चीजें ऐड होकर के जो होलसेलर है वो जब इनसे खरीदता था तो वो 6 रुपए की चीज आमतौर पर 12 से 13 रुपए में कन्वर्ट हो जाती थी। और 12 रुपए किसान को तो 6 रुपए ही मिलते थे, लेकिन जो प्राइस है वो सारे फीस जो सरकार खुद, समितियां खुद तय करके देती थी, मंडी शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन शुल्क, कमीशन एजेंट का शुल्क, तुलाई का शुल्क और किसान का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब ऐड होकर के अगर ये 12 से 15 रुपए पड़ता था और यहाँ से जब रिटेलर उसको ले जाता था तो ये रिटेलर कितने में बेचता था? 25 से 30 रुपए में। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस जो किसान को मिलती थी, उसके बीच में जो ये सारे बिचौलिए थे, इन सब की वजह से
जो किसान को उचित मूल्य था वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इन बिलों को लाने का एक आधार क्रिएट हुआ। तो बच्चों, आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी बिल को एनालाइज करने से पहले उसका जो पक्ष और विपक्ष है उस पर किसी भी विचारधारा को ऐसे ही फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसका बैकग्राउंड, उसके फायदे और उसके नुकसान, उसमें जो कमियां हैं वो आप तभी देख सकते हो जब आप बिल को अच्छी तरह से पढ़ो। उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आप अच्छी तरह से देखो, तो आप बहुत अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हो और बहुत अच्छे से इसके बारे में आप बता सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एपीएमसी जो है, ये कृषि उपज मंडी समितियां जो थी, ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का अड्डा के बन गई थी, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी। किसान बाध्य था कि अगर उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो इन्हीं को बेचना है, क्योंकि ये एक्ट में था, एपीएमसी अधिनियम में था कि प्रोडक्ट किसान कहीं और बेचने जा ही नहीं सकता। चोरी छुपे जो था वो तो इलीगल था, वो अलग बात थी, लेकिन लीगली अगर किसान अपना प्रोडक्ट कहीं बेच सकता है तो वो कहाँ बेच सकता है? मंडी समिति को। तो इनकी जो मोनोपोली थी, उस मोनोपोली की वजह से ये क्या करते थे, कार्टेल बना लेते थे। और कार्टेल में क्या करते थे कि वहां पर जो ये कमीशन एजेंट है और जो ये होलसेलर हैं, ये सब मिल करके आपस में पहले से ही तय कर लेते थे कि किसान को इतना ही कीमत देंगे। तय कर लिया आपस में मिलके, जैसा जो ओपेक वाली कंट्रीज हैं तेल के लिए करती हैं। ओपेक में भी क्या करती हैं वो कंट्रीज, तेल बेचने के लिए जो कच्चा तेल है उसके लिए एक मिनिमम प्राइस तय कर देती हैं, मैक्सिमम प्राइस तय कर देती हैं कि इसी प्राइस पर हम निर्यात करेंगे, इतने ही बैरल का प्रोडक्शन करेंगे। तो जब सब आपस में मिल करके एक कार्टेल बना लेते हैं तो उसमें एक मोनोपोली की सिचुएशन बन जाती है और किसान बाध्य था यहाँ पर। तो एक ये जो बहुत बड़ी कमी थी मंडी समितियों की, उसको दूर करने के लिए ही ये बैकग्राउंड बना, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो किसान को प्रॉफिट था उसको शेयर करने के लिए इतने सारे लेवल बन गए थे, जिसमें ये कमीशन एजेंट भी थे, बड़े बड़े आढ़तिये थे, होलसेलर थे, होलसेलर के बाद तमाम स्टेप पे रीसेलर थे, फिर रीसेलर के भी रीसेलर थे। तो इस तरह से जो कंज्यूमर से किसान तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा था उसके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग के इतने सारे लेवल क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से इस कानून को लाने के लिए बैकग्राउंड क्रिएट हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु में अगर हम देखें तो सबसे पहला है सबसे पहला बिंदु है निजी क्षेत्र के निवेश, निजी क्षेत्र का इसमें निवेश बढ़ाना। किसमें बढ़ाना? बुनियादी ढांचे के निर्माण और कृषि उपज की आपूर्ति की श्रृंखला में। यानी जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बढ़ाने में, जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट है, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात जो की जाती है उसको बढ़ाना, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद दूसरा था कि छोटे किसानों की मदद की जाए, जिनके पास अपनी उपज के लिए ना तो किसी प्रकार की सौदेबाजी करने के लिए कोई साधन है, क्योंकि मंडियों में वो किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर बैठे हुए जो कमीशन एजेंट थे वो उनकी मर्जी पर निर्भर करते थे। वो किसानों की क्वालिटी ये बता करके कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसमें ये कमी है, ये कमी है, ये करके उसका बहुत कम माल तोलते थे, यानी उसमें से भी बहुत सारा प्रोडक्ट निकाल देते थे घटिया क्वालिटी बता करके, और उसको उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती थी। उसके अलावा वो रिटेलर से साठ-गांठ कर लेते थे, होलसेलर से साठ-गांठ कर लेते थे और उनसे वो कम कीमत पर लेकर के उनको ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। तो छोटे किसानों को मदद करने के लिए विशेष रूप से ये बिल लाए गए थे, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उन्हें अपनी उपज का सही कीमत नहीं मिल पाती थी। इसके अलावा जो एक और बात थी वो ये थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उसको किसी भी प्रकार से उसको प्रभावित नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा आलोचना इसी पॉइंट की जाती है, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी हालत में। एक बात और थी
कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसकी बहुत आलोचना की गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो ये इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अनुबंध खेती पर जो कानून है वो किसानों को अपनी उपज की पहले से जो कीमतें तय की गई हैं एग्रीमेंट में, उन कीमतों पर जो फर्में हैं उन पर ही उनको एग्रीमेंट करने की अनुमति देगा, और ऐसे कानून लाए जाएंगे कि उस एग्रीमेंट से जो फर्में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ेंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो कभी भी अपने को वहां से अलग नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज थी इसकी, जिसकी आलोचना बहुत ज्यादा की गई। उससे बाद एक और था कि जो बिचौलिए हैं, जो कमीशन और मंडी कर हैं, इनकी समाप्ति कर दी जाएगी। और ये किसके लिए बुरी खबर थी? बिचौलियों के लिए और स्टेट के लिए। इनके लिए ये बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि इससे कमीशन और मंडी कर ये दोनों खत्म हो जाते। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा शोर मचाया जा रहा है वो इन्हीं दोनों के द्वारा मचाया जा रहा है। इसके बाद हम एक एक करके जल्दी से देखते हैं। समय हो गया है, तो मैं इन बिलों पे फिर मेरे ख्याल से विस्तृत चर्चा की जरूरत है, तो मैं इन बिलों पर आज चर्चा नहीं कर रही हूँ। और इन बिलों के जो मेन पॉइंट्स हैं और इनके जो प्रो एंड कॉन्स हैं, इन पे जो डिबेट है उसको कल शॉर्ट में शुरू करूंगी। और कल ही मैं एग्रीकल्चरल वित्त यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस, कृषि वित्त के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। तो आज मैं अपनी बात को और अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनका भी एक पूरा फॉर्मेट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए लाऊं। मैं इन बिलों को बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं इसे बहुत जल्दी नहीं ख़त्म कर रही हूँ। क्योंकि अगर इसे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसके जो कमियां हैं, इसके जो लाभ हैं, वो आप इसे अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रही हूँ बच्चों फिलहाल। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के प्रश्न हो तो आप लोग डालिएगा। और क्योंकि ये ऐसा कानून है जिस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि जो प्रश्न आपके हैं उन पे मैं उनके जवाब मैं आप लोगों को दे सकूं। और बिल्कुल पीपीटी में शेयर करूंगी आप लोगों को बच्चों, निश्चित रूप से। टेलीग्राम चैनल, मुझे नहीं लगता है कि कोई टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। सभी सुरक्षित रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।